जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल आसान अभी सम्राट के साथ। आज पॉलिटी का तीसरा क्लास है और इसके पहले हमने संविधान के भाग 1 के बारे में हम आपको बता दिए थे, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के बारे में बताया गया है। आज संविधान के भाग 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो नागरिकता के बारे में बताता है। तो बात करें हम कि नागरिकता क्या होती है, तो सबसे पहले अगर नागरिकता को परिभाषित करने का काम कोई किया तो उनका नाम अरस्तु था। क्या नाम था उनका? अरस्तु। यानी सबसे पहले नागरिकता के बारे में यदि कोई बताया तो वो अरस्तु ने बताया था, जिन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आज हम लोग संविधान के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जो नागरिकता के बारे में बताता है। इस भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के अनुच्छेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए हम समझते हैं कि एक एक अनुच्छेद जो नागरिकता के बारे में है वो हमें क्या बताता है। अगर बात करें कि नागरिकता की परिभाषा की, कि नागरिकता किसे कहते हैं, तो नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है जो देश के द्वारा अपने देश में रह रहे लोगों को एक सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाता है। जैसे वोटर आईडी हो गई, आधार कार्ड हो गया। इस तरीके से एक ऐसा आइडेंटिफाई करने के लिए एक आइडेंटिटी पत्र होता है, जिसके द्वारा यह प्रमाणित होता है कि यह व्यक्ति इस देश का नागरिक है। तो हम बात करें कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसका मतलब यह है कि संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बन करके तैयार हो गया था और 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू होता है। तो वह डेट जब संविधान लागू होता है 26 जनवरी सन 1950, उसके प्रारंभ में जिसका भी जन्म भारत में हुआ हो और जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, वह भारत का नागरिक होगा। संविधान 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात करता है, जिसमें कहता है कि जिनका जन्म भारत में हुआ हो वो भारत का नागरिक होगा, जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो वह भी भारत का नागरिक होगा। और 26 जनवरी सन 1950 जब संविधान लागू हुआ था, लागू होने के ठीक 5 वर्ष पहले से जो भारत में रह रहा हो वह भी भारत का नागरिक होगा। इसमें एक बात हम आपको बता दें, आप एनी बेसेंट का नाम सुने होंगे। एनी बेसेंट, ये एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड की निवासी थी, लेकिन संविधान के लागू होने के ठीक 5 वर्ष पहले से उन्होंने पूरा 5 वर्ष का समय जो है संविधान के अनुसार भारत में ही व्यतीत किया था। इसलिए एनी बेसेंट को भारतीय संविधान के द्वारा भारत की नागरिकता दी गई थी। अब बात करें कि अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 में वो लोग हो गए जो संविधान के लागू होने से पहले से ही भारत में रह रहे हों, या फिर उनके माता पिता भारत में रह रहे हों, या फिर लागू होने से पहले जो 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहे हों, ऐसे लोगों की नागरिकता की बात अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ
उस बंटवारे में जो पाकिस्तान में चले गए लोग थे, वो लोग जब इंडिया आए, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए थे उनके नागरिकता की बात अनुच्छेद 6 में कही गई है। और जो लोग बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत में आ गए, उन्हें भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकता दे दी गई। लेकिन क्या आज भी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो आज भारत में आ जाए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी? अगर पिछले प्रावधान की बात करें, जो अनुच्छेद 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आएंगे उन्हें भारतीय संविधान के द्वारा भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन कब तक? तो 19 जुलाई सन 1948 को एक परमिट रूल जारी किया गया। अब जो लोग 19 जुलाई सन 1948 के पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, उनको तो बिना किसी कागजी कार्रवाई के नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन बात यह है कि 19 जुलाई सन 1948 परमिट रूल लागू होने के बाद यदि पाकिस्तान से कोई भारत आता है तो ऐसे लोगों को नागरिकता 6 माह बाद, अर्थात 6 माह जब भारत में वह व्यतीत कर लेंगे तब उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अच्छा, अब देखें कि अनुच्छेद 7 क्या कहता है। जब हम नागरिकता का अनुच्छेद पढ़ रहे हैं तो एक बात ध्यान दें कि जब सीक्वेंस से पढ़ते चलेंगे तो हमें सारा सीक्वेंस किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में क्या बातें दी गई हैं, ये चीजें हमें जो है स्पष्ट हो जाएंगी और समझ में आ जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। रटने का प्रयास ना करें। नागरिकता देने का जो संविधान का एक सीक्वेंस बना हुआ है आर्टिकल के अनुसार, उस सीक्वेंस को समझने का प्रयास करें। अनुच्छेद 7 ये कहता है कि जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, जब भारत पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तो जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते थे वो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन जब पाकिस्तानियों का ये गिरगिट जैसा रूप सामने आया, जब देखे कि इतने धोखेबाज, मक्कार और आतंकवादी किस्म के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो फिर पाकिस्तान से लोग पुनः भारत देश में वापसी का सपना देखने लगे और पाकिस्तान से जो है फिर भारत वापस आने लगे। वह लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, तो उनके लिए नागरिकता का एक प्रावधान बनाया गया। कहा गया है, कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो जो लोग हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान में संतुष्ट न होने के कारण जब पुनः भारत अपने घर वापसी किए, तो ऐसे लोगों को भी भारत में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 7 में बताता है। इसमें क्या प्रावधान है कि 1 मार्च सन 1947 के बाद जो पाकिस्तान चला गया है और पुनः इंडिया वापस आ गया है, उनको नागरिकता देने के लिए 6 महीने पहले एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। और जब रजिस्ट्रेशन के बाद 6 महीने तक वह भारत में भारतवासी के तहत अपना जीवन व्यतीत कर लेते थे, फिर 6 महीने के बाद एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। ये अनुच्छेद 7 में कहा गया है। अब बात करें कि अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 वो कहता है, यदि कोई भारत का बच्चा, भारत का बेटा या भारत का कोई नागरिक
यदि पाकिस्तान में या फिर देश विदेश के किसी भी देश में, चाइना में, अमेरिका में, रसिया में, आयरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, अर्थात भारत को छोड़ करके अन्य किसी भी देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए भारत छोड़ करके किसी अन्य देश में चला गया है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, वह भी भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हों तब। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अगर अनुच्छेद 9 की बात करें तो यह बात करता है कि कब नागरिकता छीनी जाएगी। मान लीजिए कोई लड़का है, वो भारत का निवासी है, भारत का नागरिक है, वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका चला जाता है और अमेरिका जाने के बाद उसने शिक्षा ग्रहण किया, वही नौकरी कर ली और नौकरी के बाद यदि अमेरिका की नागरिकता उसने ले ली तो तुरंत अनुच्छेद 9 कहता है कि उसकी भारत की नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कोई भी भारतीय नागरिक यदि किसी भारत के अलावा अन्य किसी भी देश का नागरिकता ले लेता है तो उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार उसकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। अब बात करें कि अनुच्छेद 10 क्या कहता है। अनुच्छेद 10 भी नागरिकता बने रहने की बात करता है कि कोई व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, उसकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। कब तक? जब तक वो देश विरोधी काम ना करे, कोई भी ऐसा अन्यथा कार्य ना करे जिससे संविधान विरोधी या फिर इस देश के विरोधी के तौर पे उसकी गिनती हो। अब इंडिया और चाइना में युद्ध चल रहा हो और कोई भारत का बच्चा जो है वो चाइना का समर्थन करे, ऐसे में भारतीय संविधान के भारतीय संसद को जो है यह अधिकार है कि उसकी नागरिकता रद्द कर दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 10 यही बताता है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक आप कोई अन्यथा कार्य न करें। अब बात करें अनुच्छेद 11 की कि अनुच्छेद 11 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनाए जाएंगे वो सब भारतीय संसद के द्वारा बनाया जाएगा। यानी नागरिकता संबंधी कोई भी अधिनियम यदि लाया जाता है, कोई भी कानून पारित होता है तो वो कानून जो है भारतीय संसद बनाएगी और संसद में एक विशेष प्रकार का मंत्रालय जो गृह मंत्रालय है वह इसको रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, अर्थात इसके प्रतिनिधित्व करने का कार्य भारतीय संसद का गृह मंत्रालय करेगा। अब अगर हम बात करें नागरिकता अधिनियम 1955 की तो नागरिकता अधिनियम 1955 जो है हमें नागरिकता ग्रहण करने और नागरिकता के समापन की बात करता है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण करने के प्रावधान बताए गए हैं और इसमें कुल 3 प्रकार से नागरिकता के समाप्त होने के प्रावधान बताए गए हैं। अब हम बात करें कि पांचों में से एक एक प्रकार के बारे में समझने का प्रयास करें कि पहला नियम यह कहता है कि जन्म के आधार पर नागरिकता, अर्थात जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। अब कोई पाकिस्तानी आदमी परिवार जो है इंडिया में जो है घूमने के लिए आता है, इंडिया में जैसे ताजमहल हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया और जो भी इंडिया में बहुत ढेर सारी घूमने के जगह हैं, पर्यटक स्थल हैं, पर्यटक के तौर पर यदि कोई विदेशी परिवार भारत में आता है और उसकी
उसकी पत्नी जो है यदि प्रेग्नेंट रहती है और उसके द्वारा कोई बच्चा यदि भारत में उत्पन्न हो जाता है, जन्म ले लेता है, तो उसे नागरिकता भारत की मिल जाएगी। तो यहाँ तो इस प्रावधान का मिसयूज होने लगा था कि कोई, ये तो गलत बात है कि कोई भी विदेशी परिवार यदि भारत में पर्यटक की दृष्टिकोण से आता है और यहाँ उसे कि उस महिला को बच्चा उत्पन्न होता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, यह गलत है। तो इसमें संशोधन किया गया सन 1986 में। 1986 में बताया गया कि ऐसा नहीं होगा, भारत का कोई पक्ष या महिला हो या पुरुष यानी माता या पिता दोनों में से कोई एक यदि भारत के नागरिक होते हैं, तब यदि भारत में किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब इसमें भी गड़बड़ होने लगा। कोई विदेशी पुरुष भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया और शिक्षा ग्रहण करते समय यदि किसी महिला से उसकी शादी कर लेता है किसी महिला से और उसके द्वारा उत्पन्न जो बच्चा है उसे जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि 1986 में संशोधन किया गया कि माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होगा तो उससे उत्पन्न जो संतान है उसे नागरिकता दे दी जाएगी। इसका भी मिसयूज होने लगा। तो आगे चल के सन 2003 में एक और प्रावधान बनाया गया। इसमें यह किया गया कि जो भी संतान भारत में उत्पन्न होगा उसके माता और पिता दोनों ही भारतीय होने चाहिए और दोनों की जो नागरिकता है वो वैलिड होनी चाहिए, तब जो है जन्म के आधार पे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अब बात करें दूसरे प्रकार की, तो दूसरे प्रकार की बात यह है, इसमें यह कहता है कि वंश के आधार पर नागरिकता। अब वंश के आधार पर नागरिकता की बात करें तो यदि कोई बच्चा जो जन्म लेता है, यदि उसके पिता जो हैं भारतीय हैं तो वह संतान भी भारतीय होगा, क्योंकि भारत में जो है पितृसत्तात्मक की बात की जाती है, वंश के आधार पे जो है पिता की बात की जाती थी। तो इसमें भी एक संशोधन किया गया, क्योंकि संविधान कहता है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग और रंग रूप के आधार पे किसी भी प्रकार से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें जो है महिलाओं के साथ भेदभाव हो जाता था। तो सन 1992 में यह तय किया गया कि माता या पिता कोई भी यदि भारत का नागरिक है उससे उत्पन्न संतान को जो है नागरिकता दे दी जाएगी। अच्छा, तीसरा प्रकार है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण में क्या है? पंजीकरण के आधार पे 7 वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति भारत में रह लेता है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यह जो पंजीकरण वाला प्रावधान था इससे पहले 5 वर्ष था, और इससे भी पहले 6 वर्ष था। लेकिन आज जो है इस समय वर्तमान में पंजीकरण के आधार पे 7 वर्ष तक पंजीकरण के बाद भारत में रहना होगा, तब भारत की नागरिकता उन्हें दी जाएगी। अब बात करें चौथे प्रकार की। चौथा प्रकार कहता है देशीकरण के आधार पे। देशीकरण क्या है? इसमें कला के दृष्टिकोण से या विज्ञान की दृष्टिकोण से कोई भी विद्वान आदमी जो विदेशी है, वो मान लीजिए वैज्ञानिक है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहेगा, तो उसे जो है भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और इसमें एक बात कही गई है कि यदि कोई विदेशी भारत में जो भी प्रचलित भाषाएं हैं, कुल 24 भाषाओं में से कोई किसी भी एक भाषा को वो जानता हो और भारत में 10 वर्ष तक रह चुका हो, ऐसे व्यक्ति अगर चाहें तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं देशीकरण के आधार पे। पांचवा क्या कहता है? अर्जित भूमि के आधार पे। अर्जित भूमि में हम देखें कि सिक्किम पहले एक अलग देश हुआ करता था। पहले वीडियो में हम आपको बताए हैं, सिक्किम जो है पहले एक अलग देश हुआ करता था। अगर वो भारत में आकर के सट जाता है तो वो अर्जित भूमि के आधार पे वो पूरे सिक्किम वासियों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अच्छा, ये 5 प्रकार हैं जो भारतीय लोगों को नागरिकता देने की बात करता है।
और यदि समापन की बात करें तो नागरिकता अधिनियम 1955 में समापन के कुल 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार यह है कि त्याग पत्र के आधार पे, त्याग पत्र के आधार पर हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हम इंडिया में हैं और हम जो है वैज्ञानिक हैं और हम अमेरिका में चले जाते हैं, तो यहाँ की अपेक्षा में 10 गुना पैसा मिलता है, तो पैसे के लालच में यदि हम नागरिकता ले लेते हैं अमेरिका की, तो क्या होगा, हमें भारत को जो है हम स्वतः अपनी स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग पत्र दे करके भारत के नागरिकता को समाप्त कर देंगे। दूसरा प्रकार यह है बर्खास्त के आधार पर। बर्खास्त के आधार पर कैसे? जब किसी देश विरोधी काम में हम लिप्त पाए जाएं या फिर कोई अन्यथा काम करें, ऐसा कार्य करें जो कि भारत में रहने वाले नागरिकों को करना निषिद्ध हो, ऐसा कार्य करते हुए यदि हम पकड़े जाते हैं तो हमारी जो नागरिकता है वह गृह मंत्रालय के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा हमारी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। बात करें तीसरे प्रकार की, तो वो तीसरा प्रकार कहता है वंचित लोगों को वंचित करके नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कोई विदेशी यदि भारत में आकर के गैर कानूनी तरीके से भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे लोगों की नागरिकता यदि जांच में उनकी जो भी नागरिकता प्रमाण पत्र है यदि इनवैलिड पाए जाते हैं, तो ऐसे में भारतीय संसद और गृह मंत्रालय के द्वारा उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अब ये भाग 2 जो है नागरिकता हमारा समाप्त होने वाला है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम एक बार पुनः देख लें कि जो नागरिकता है, नागरिकता हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं और भारत में नागरिकता का जो प्रावधान है एकहरी नागरिकता की बात भारत कहता है। ऐसा नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमें 2 प्रकार की नागरिकता दी जाए कि हम उत्तर प्रदेश की नागरिकता भी ले लें और भारत की नागरिकता भी ले लें। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। भारतीय संविधान में एकहरी नागरिकता की बात की गई है, जो कि केवल एक ही प्रकार से हम नागरिकता ले सकते हैं कि हम भारत के निवासी हैं और भारत के नागरिक। और नागरिकता संबंधी अधिनियम जो है 1955 में लाया गया है, जो हम आपको अभी तुरंत बताए हैं। नागरिकता अधिनियम में सबसे पहला संशोधन सन 1986 में किया गया था, जो हम आपको यहां पे बताए हैं कि 1986 में संशोधन जो लाया गया था ये नागरिकता अधिनियम में प्रथम संशोधन था। अगली बात कि नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता ग्रहण करने के लिए कितने प्रकार का प्रावधान करता है, तो कुल 5 प्रकार का प्रावधान नागरिकता ग्रहण करने के लिए किया गया है। और नागरिकता संबंधी जो भी बात विवाद हो संसद में उसे रिप्रेजेंट करने का काम, नागरिकता संबंधी जो भी विवाद हो उसका प्रतिनिधित्व करने का काम भारतीय संसद में गृह मंत्रालय को दिया गया है।